हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन यानी मानव में पोषण को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये डिस्कशन हम लोग शुरू करें, उससे पहले एक बात क्लियर कर देनी आवश्यक है कि चाहे ये टॉपिक हो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक्स हो, वो चाहे रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, चाहे जो भी हो हाई स्कूल के जो बायोलॉजी में दिया हुआ है, उन सभी का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो लिमिटेड ही होगा या कह सकते हैं सीमित व्याख्या होगी उनकी। कारण क्या है कि वो हाई स्कूल के स्तर में जितना दिया है, जितने लेवल की व्याख्या उतना ही होगा। और विस्तृत व्याख्या जो है इन सभी क्रियाओं की और विस्तृत व्याख्या आपको आने वाले अगले कक्षाओं में मिलेंगी, जैसे 11th में 12th में अन्य कक्षाओं में मिलती जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे जितना लिमिटेड इस सिलेबस में दिया है हाई स्कूल के, वही चीजें यहाँ बताई जाएंगी। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि बस इतना ही है, इससे विस्तृत भी व्याख्या है इनकी, जो कि आगे आने वाली कक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पहले डिस्कशन में जो पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो होता है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, वो होता है होलोजोइक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ये बताया जा चुका है ना, प्राणिसम पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें जो जीव जो जंतु है वो भोज्य पदार्थ को पूरा का पूरा अंदर अपने शरीर के निगलता है या वो करता है, अंतर ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है और शोषण करता है, ये सारी चीजें होती है उसमें। ये पहले बताया जा चुका है क्लियरली पिछले वीडियो में। ठीक, तो वही चीजें फिर से यहां आएंगी। तो क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन? होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसलिए इसमें भी ये पांचों चरण आएंगे, जिसमें पहला है क्या, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, दूसरा है डाइजेशन यानी पाचन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण और पांचवा है इजेशन यानी बहिक्षेपण। क्लियर? तो ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, अंतर्ग्रहण या इंजेशन। इसका मतलब सीधा सा होता है कि भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करना। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम खाना को खाते हैं, कैसे खाते हैं कि मुख में लेकर के माउथ के अंदर या मुख गुहा या माउथ कैविटी कह सकते हैं, उसके अंदर लेकर के उसको दांत और जीभ की सहायता से चबाते हैं। दांत बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। तो टीथ एंड टंग की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं और निगलते हैं। अब बात यह आती है कि टीथ तो ठीक है, वो भोजन को काटता है, चीरता है और चबाता है, लेकिन टंग उसमें कौन सी भूमिका निभाता है चबाने में? तो सीधी सी बात है, टंग जो होता है, जितनी तेजी से हम लोग भोजन को चबाते हैं उतनी तेजी से वो बीच में उसको चलाने का काम करता है। ये इसके टीथ के बीच में इधर उधर भोजन को चलाता है, ताकि एक ही फूड पार्टिकल बार बार न चबाया जाए टीथ द्वारा, तो चलाने का काम करता है। तो सबसे पहले चलिए टंग को ही देख लेते हैं, उसके बाद टीथ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टंग क्या है, यानी कि जीभ जिसे कहते हैं, हिंदी क्या हो जाएगा, जीभ क्या है, एक मांसल संरचना है, मस्कुलर संरचना है। और क्या है कि जो इसका अगला हिस्सा है वो स्वतंत्र होता है और पिछला हिस्सा हमारे मुख गुहा यानी कि मुंह के अंदर जो खाली भाग है उसे कहते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा के पिछले जो भाग है, पिछला जो फर्श है, उसके पीछे जुड़ा होता है, यानी कि अगला भाग इसका स्वतंत्र होता है, पिछला भाग जुड़ा होता है स्नायुओं से पतले पतले या मांसपेशियों से पतली पतली कह सकते हैं, या सीधे से कह सकते हैं कि जो निचले जबड़े का पिछला या आखिरी भाग है उधर जाकर के पिछले हिस्से से ये जीभ जो है वो जुड़ी होती है, अगला जो सिरा है वो स्वतंत्र होता है। क्लियर? अब इसके काम कौन कौन से हैं? पहला काम है कि जब भोजन को चबाता है, दांत जो है चबाता है भोजन को, तो उसको ये चलाने का काम करते हैं बीच में। दूसरा कि जब ये चला रहे होते हैं उसी समय हमारे लार ग्रंथियों से जो लार निकलते हैं वो उस भोजन में मिलते हैं, यानी कि जीभ क्या करता है, उस लार को भोजन में अच्छे से मिलाने का भी काम करता है। तीसरा क्या है कि ये जब भोजन को अच्छे से लार से मिला देता है, उसके बाद ये पिछला हिस्सा इसका भोजन को पीछे की तरफ धकेलता है धीरे धीरे और निगलने में भी सहायता करता है। तो तीसरा काम इसका क्या है, निगलने में सहायता करता है। और चौथा क्या काम हो जाएगा इसका कि ये जो जीभ है, ऐसे कुछ संरचना होती है, रफ डायग्राम है, इसके ऊपर ऊपरी सतह पे छोटे छोटे
टेस्ट बर्ड लगे होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं छोटे छोटे, आप अपने उंगलियों से इसे छू करके जान सकते हैं, थोड़ी सी खुरदुरी होती है। तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इन्हीं की सहायता से हम भोजन के स्वाद को टेस्ट करते हैं, यानी कि स्वाद को बताने में, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में भी ये भूमिका निभाता है। जीभ द्वारा ही हम चीजों को चखते हैं या टेस्ट करते हैं, ठीक। और उसके बाद अगला काम क्या हो जाएगा, बोलने में, बिना जीभ के हम बोल नहीं सकते हैं, तो बोलने में सहायता करता है। तो ये सभी इसके काम है। शॉर्ट में इसको जान लीजिए, जितना है हाई स्कूल लेवल में उतना बताया गया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में जो आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे, ठीक। अगला क्या है, टीथ। टीथ क्या है कि कैल्शियम की अधिकता से बनी हुई कठोर संरचनाएं होती हैं जो कि ऊपरी और निचले जबड़े की में एक क्रम में धंसी हुई होती हैं, या कह सकते हैं एक गड्ढे में सजी हुई होती हैं, निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में। इनका काम क्या होता है, ये भोजन को काटने का, चीरने का, चबाने का और पीसने का काम करती हैं, ठीक। इनके स्ट्रक्चर, इनके और बहुत ज्यादा डिटेल आगे आने वाली कक्षाओं में मिलेंगे, लेकिन यहां पे दो चीजें यहां पे इसके बारे में जान लेनी आवश्यक है। पहला, टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब टीथ के प्रकार कितने कितने होते हैं मनुष्य में, और इनके डेंटल फॉर्मूला लिखे जाते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या है वो, ये दोनों चीजें देखते हैं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार। अपने कार्य के आधार पर मनुष्य में दांतों को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है इंसीजर यानी कृंतक, दूसरा है कैनाइन यानी रदनक, तीसरा है प्रीमोलर यानी अग्रचवरणक, और चौथा है मोलर यानी चवरणक। इनको, इंसीजर को आई से व्यक्त किया जाता है, कैनाइन को सी से व्यक्त किया जाता है, प्रीमोलर को पीएम से तथा मोलर को एम से व्यक्त किया जाता है। क्लियर। अब देखिए अपने कार्य के आधार पर इनका ये 4 प्रकार क्या है, ये है कि इंसीजर जो है वो वे दांत हैं जो काटने का कार्य करते हैं। कैनाइन है वो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, मतलब इंसीजर भोजन को काटने का कार्य करते हैं, कैनाइन जो है भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, प्रीमोलर जो है वो भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं, और मोलर भी भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं, ठीक। तो ये इनके फंक्शन है, और इनके फंक्शन के आधार पर इनको 4 प्रकार में बांटा गया है। जो इंसीजर है यानी कि कृंतक, वो जबड़े में आगे की तरफ ऊपरी और निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। कैनाइन उसके अगल बगल में, यानी कि इंसीजर के अगल बगल में दोनों साइड में, प्रीमोलर कैनाइन के अगल बगल में दोनों साइड में, और मोलर प्रीमोलर के दोनों साइड में अगल बगल में पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है प्रत्येक जबड़े में वो देखिए। तो यहां देखिए लिखा गया है इंसीजर 2 + 2 यानी टोटल कितना होता है 4। इतना ध्यान दीजिएगा, ये संख्या जो है 4, ये कह सकते हैं कि किसी एक जबड़े की संख्या है, या दोनों जबड़े निचले और ऊपरी जबड़े में आधी आधी संख्या को बताती है ये, ठीक। ये संख्या जो है, तो ये 2 + 2 इसलिए लिखा गया है। दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये जो 2 है, प्लस के एक तरफ की जो संख्या है, प्लस के एक तरफ की जो संख्या है वो एक जबड़े की आधी संख्या है, और प्लस के दूसरी तरफ की जो संख्या है वो उसी जबड़े की आधी संख्या है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए ऊपरी जबड़ा है ये, ठीक, तो यहां पे जो ये है इंसीजर है वो 2 दांत यहां एक तरफ और 2 दांत यहां एक तरफ, यानी कि बीच से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 2 इधर और 2 इधर। ऐसे ही कैनाइन की बात करें तो 1 + 1 है, तो 1 प्लस के इधर वाला ये यहां एक है, और एक जो प्लस के उधर वाला है वो यहां एक है। अगर डायरेक्ट 2 लिख देते तो ऐसा होता कि 4 एक संख्या में है, उसके बाद 2 इधर है, फिर से ऐसे, ठीक। तो यानी कि बीच में डिवाइडर है और दोनों तरफ की ये संख्याएं बताई गई हैं। तो प्लस के इधर की संख्या जबड़े के आधे जबड़े की इधर वाली संख्या है, और प्लस के उधर वाली संख्या आधे जबड़े के उधर वाली संख्या है दांतों की। क्लियर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक जबड़े की आधी संख्या है, यानी जो प्लस के इधर वाली जो संख्या है वो निचले जबड़े की आधी संख्या है, और प्लस के उधर वाली जो संख्या है वो ऊपरी जबड़े की आधी संख्या है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं किसी एक जबड़े के दोनों तरफ की संख्या को बताता है, ठीक। तो कह सकते हैं कि इंसीजर जो है कितने होते हैं, 2 + 2 यानी 4 होते हैं, 2 इधर और 2 उधर। और कैनाइन कितने, 1 + 1 यानी 2 होते हैं, एक इस साइड में एक उस साइड में। जो ये होते हैं प्रीमोलर, ये 4 होते हैं, 2 इधर और 2 उधर। और जो चवर्णक यानी कि मोलर हैं वो 6 होते हैं, 3 इधर और 3 उधर।
यानी कि ये एक जबड़े की संख्या है, जो कि टोटल मिलकर के कितनी होगी 16 जोड़ेंगे तो। और ये वयस्क रूप में है। वयस्क मतलब कि जब मनुष्य वयस्क रूप में आ जाता है तब की ये संख्या है 16। तो 16 एक जबड़े में है और 16 दूसरे जबड़े में है। क्लियर? हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये इनके शेप भी थोड़े से अलग अलग होते हैं। जो इंसीजर है वो काटने के लिए बने हैं, इसलिए ये धारदार होते हैं। इनका जो निचला सतह है वो धारदार होता है, किसी चीज को काटने के लिए बना होता है। लेकिन वही कैनाइन जो है चीरने और फाड़ने के लिए बने हैं, इसलिए नुकीले होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये टिप इनका थोड़ा सा नुकीला ऐसे होता है। और जितने ही मांसाहारी जीव होते हैं उतना ही ज्यादा उनका कैनाइन और नुकीला होता जाता है, ठीक, ताकि वो चीरने और फाड़ने में सहायक रहे मांस को जब वो चीरते हैं। और क्योंकि प्रीमोलर और मोलर चबाने और पीसने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये इनकी सतह क्या होती है, चपटी होती है। तो हम अपने मुंह में दांतों को देख करके ये बता सकते हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो दांत दिखाए गए हैं वो उसको क्या लिखा गया है, इंसीजर है। 4 दिखाया गया है एक जबड़े में उसको। उसके बाद क्या है कि दूसरा जो दिखाया गया अगल बगल में, उसमें एक दिखाया गया कैनाइन है, जो कि कैसे नुकीले दिख रहे हैं। और प्रीमोलर थोड़ा सा चपटा है और मोलर ज्यादा कुछ चपटा है। ठीक, तो ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि डेंटल फॉर्मूला यानी दंत सूत्र। हिंदी क्या हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा दंत सूत्र। अब दंत सूत्र क्या होता है वो समझिए कि दांतों की संख्या को उनके प्रकारों के साथ एक फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करना, एक सूत्र के रूप में लिखना। ठीक, कि उसमें आई कितने हैं, आई फॉर इंसीजर यानी कि ये, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं, और किस किस साइड में है, यानी कि ऊपरी जबड़े में कितने हैं और निचले जबड़े में कितने हैं। क्लियर? तो कह सकते हैं कि दंत सूत्र क्या है कि जब दांत को उसके प्रकार के साथ उसकी संख्या को क्या करते हैं, एक फॉर्मूला के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। तो ये अक्सर कभी कभी पूछता है ये डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए वयस्क अवस्था में जब वयस्क हो जाता है मनुष्य तो संख्या कुछ और होती है, और बाल्यावस्था में संख्या कुछ और होती है, जब दूध के दांत होते हैं जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, है ना। तो अब देखिए कैसे है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है तो बीच में यहां देख रहे हैं, यहां पे आया है आई, सी, पीएम और एम। ये किसके लिए आया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर? और देखिए 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 लिखा गया ना, इसका मतलब क्या है, ये जो अपॉन है ये वैसे नहीं है जैसे भिन्न का हम लोग वो सवाल हल करते हैं, वो नहीं है। ये बताता है कि एक जबड़े के एक तरफ की संख्या और एक जबड़े के दूसरे तरफ की संख्या। ठीक वैसे जहां प्लस ये बताता था इधर की संख्या आधी जबड़े की और उधर की संख्या आधे जबड़े की, ठीक वैसे ये बताता है कि ऐसे बीच में है तो 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, एक तरफ, एक दूसरे तरफ, 2 एक तरफ, 2 दूसरे तरफ, ऐसे बता रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है बताता है कि ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो ऊपरी जबड़े की आधी संख्या है और नीचे वाली जो संख्या है वो निचले जबड़े की आधी संख्या है। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं ऊपर वाली जो संख्या है वो आधे जबड़े की है और नीचे वाली जो संख्या वो आधे जबड़े की है। तो दोनों तरह से बात वही पड़ेगी। तो अब क्या है देखिए, जब वयस्क अवस्था में रहता है मनुष्य तो क्या होता है, इंसीजर कितनी होती है, कितना होता है 2+2 या 2/2 कह सकते हैं। ठीक, कैनाइन कितना होता है 1/1 यानी कि एक तरफ एक दूसरे तरफ, प्रीमोलर 2/2 यानी कि 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ, और m 3 एक तरफ और 3 दूसरे तरफ। ठीक, तो अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये 2 जोड़ेंगे। ये समझिएगा कि इसको जोड़ना है, ना कि भिन्न की तरह ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऐसे नहीं होता है। तो 2+2 ये 4 हो जाएगा, ये 2 ये 4 ये 6, तो हो जाएगा 4 2 6 4 10 6 16 होगा। यानी कि एक जबड़े की संख्या हुई या दोनों जबड़े में आधी आधी संख्या हुई। ठीक, अब उसमें 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो टोटल संख्या जो वयस्क में होती है वो 32 होती है, और उसमें कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर और कितने मोलर होते हैं, किस किस तरह होते हैं, वो ये फॉर्मूला बता रहा है। ठीक, इंटू 2 का करने का मतलब उसका 2 गुना कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एक जबड़े का या दोनों जबड़े की आधी आधी संख्या ये फॉर्मूला बताती है। ठीक, ये बताता है। अगला क्या है कि बाल्यावस्था में क्या है कि बाल्यावस्था में सब कुछ वैसे ही रहेगा। देखिए इंसीजर भी 2/2 रहेगा, कैनाइन भी 1/1 रहेगा,
प्रीमोलर यहाँ पे 0 रहता है, यानी कि अग्र चवर्णक अभी वहां 0 रहते हैं जब बाल्यावस्था में रहता है। तो और मोलर जो है 2/2, यानी कि एक कम रहता है। यहाँ पे 3/3 है तो यहाँ 2/2, यानी कि 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ रहते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, इसका 4 हो जाएगा, 4 2 6 और 4 10 हुआ। यानी कि 10 जो संख्या वो एक जबड़े की है, या कह सकते हैं दोनों जबड़े की आधी आधी संख्या है। तो 10 हुआ, और 10 गुणे 2 गुणा जब 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, यानी कि बाल्यावस्था में कितनी संख्या होती है 20। ठीक, तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। ये है वयस्क में और ये है बाल्यावस्था में। अगर ये डेंटल फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा एक बार, और इसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो दूसरा चरण आता है किसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, वो क्या है, वो है पाचन। तो पाचन को हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए पाचन का सीधा सा है, पिछले वीडियो में भी बताया गया था जब इस चीज को डिस्कस किया जा रहा था होलोजोइक न्यूट्रिशन को, तो उसमें बताया गया था कि पाचन क्या है कि बड़े बड़े भोजन के अणु को, या बड़े बड़े जो भोज्य पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे और सरलतम रूप में तोड़ना, यही क्या है पाचन है। तो दूसरा जो स्टेप था वो क्या था, डाइजेशन, डाइजेशन या पाचन। तो पाचन किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी सरल परिभाषा लिख सकते हैं कि भोजन के बड़े तथा जटिल अणुओं को रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं द्वारा सरलतम तथा छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन या पाचन कहते हैं। ठीक, अब देखिए मानव में जो पाचन होता है वो कहां होता है, आहार नाल में, आहार नाल में संपन्न होता है मानव का जो पाचन होता है मनुष्य में, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। तो मानव में जो पाचन होता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में होता है। क्या होता है आहार नाल, एक पाइप जैसी, एक नलिका जैसी संरचना होती है जो माउथ टू एनस, यानी कि मुख से गुदा द्वार तक फैली हुई होती है। आप लोग जब स्ट्रक्चर देख रहे होंगे पाचन तंत्र का, तो ऐसे कुछ घुमावदार एक नलिका होती है, वही है आहार नाल। अभी उसका फिगर हम लोग देखेंगे भी। और इस आहार नाल के अंदर पाचन होता है तो किसकी सहायता से होता है, तो कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, उनसे पाचक एंजाइम निकलते हैं, उनकी सहायता से होती है। तो क्या है कि पाचक ग्रंथियों की सहायता से, तो पाचक ग्रंथियों की सहायता से पाचक ग्रंथियां होती हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और आहार नाल, इन दोनों की सहायता से होता है पाचन, या सीधा कह सकते हैं कि आहार नाल में होता है पाचन भोजन का, और किसकी सहायता से, जो पाचक ग्रंथियां उनसे निकलने वाले एंजाइम या पाचक एंजाइम की सहायता से ये होता है पाचन। ठीक, अब इन्हीं दोनों संरचनाओं को देखिए, इन्हीं दोनों संरचनाओं को जब प्लस कर देते हैं, आहार नाल और प्लस पाचक ग्रंथियां, तो इसी को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, या इंग्लिश हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो यहां तक कि ये सिलेबस में तो नहीं है कि मानव डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां क्या क्या होता है, लेकिन जब तक आप लोग इस चीज को देखेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कहां पे माउथ होता है, कहां पे ग्रास नली होती है, कहां पे अमाशय है, कहां पे छोटी आंत है, कहां पे बड़ी आंत है, कहां पे लीवर है, कहां पे पैंक्रियाज है। ये सारी चीजें क्लियरली पता नहीं चलेंगी। तो हम लोग जब पाचन में उसको उन शब्दों को लाएंगे तो वो सारी चीजें ऊपर ही ऊपर बाउंस कर जाएंगी। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि शॉर्ट में हम लोग थोड़ा देख लें कि पाचन तंत्र वास्तव में है क्या, उसमें आहार नाल में कौन कौन संरचनाएं हैं, कहां कहां पाई जाती हैं, और पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी और कहां कहां पाई जाती हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र कैसा होता है और किस तरह का वो दिखाई पड़ता है, कहां कहां कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब इसके दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी हिंदी लिख सकते हैं क्या, आहार नाल, यहां लिख सकते हैं क्या,
आहार नाल, ठीक। और दूसरा जो भाग है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां कह सकते हैं, पाचन ग्रंथियां। तो ये दो भाग मुख्यतः होते हैं किसके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी मानव पाचन तंत्र के, ठीक। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है। तो सीधा सा समझिए, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल क्या है, एक पाइप जैसी संरचना होती है, नलिका जैसी लंबी संरचना होती है, कहां से कहां तक फैली हुई। तो ये एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल माउथ टू एनस यानी मुख से गुदा द्वार तक फैली हुई संरचना होती है। कहां से, मुख से, यहां माउथ है और दूसरा यहां लास्ट में एनस है। तो माउथ टू एनस फैली हुई एक बहुत ही पतली यानी कि पतली एक नलिका जैसी बहुत ही कुंडलित संरचना होती है, जिसमें कह सकते हैं कि केवल दो ही ओपनिंग होती है। एक तरफ ऊपर की तरफ क्या है, एंटेरियर ओपनिंग जो है वो क्या है, माउथ है, और पोस्टेरियर ओपनिंग या नीचे की तरफ या अंतिम भाग इसका जो है वो कौन सी ओपनिंग है, एनस यानी गुदा द्वार। इन दो ओपनिंग या इन दोनों छिद्रों के अलावा कोई अन्य छिद्र बाहर की तरफ नहीं होता है इस पाइप के अंदर, और इसी पाइप के अंदर पूरा का पूरा भोजन करके आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और पाचक एंजाइमों की सहायता से इसका पाचन होता रहता है। क्लियर। अब क्या है कि कितनी लगभग लंबाई इसकी होती है, तो लंबाई लगभग इसकी होती है 9 मीटर के करीब, लगभग 9 मीटर लंबी होती है नलिका जैसी संरचना आहार नाल, ठीक। अब देखिए ये इसके भाग हैं। तो सबसे ऊपर जो एंटेरियर भाग है वो है माउथ, और वो एक खाली जगह में खुलता है। खाली जगह जो हम मुंह के अंदर जो भोजन डालते हैं, तो देख सकते हैं चिक्स से और ऊपरी और निचले जबड़े से घिरी हुई एक घिरा हुआ एक खाली जगह है। उसी खाली जगह को क्या कहते हैं, माउथ कैविटी या मुख गुहा, ठीक। तो यहां वही लिखा गया मुख तथा मुख गुहा। ये पहला भाग होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ये पहली ओपनिंग होती है, माउथ जो है पहली ओपनिंग होती है या छिद्र जो बाहर की तरफ खुलता है, और ये पहला भाग होता है उस एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का, ठीक। तो पहला भाग क्या हो गया, माउथ एंड माउथ कैविटी या मुख तथा मुख गुहा। क्लियर। अब उसके बाद वो गले से लेकर के दौड़ते हुए पूरा वक्ष भाग से यानी कि पूरे सीने वाले भाग से वो कहां पहुंचता है, अंदर एब्डोमेन वाले भाग में या उदर वाले भाग में। तो वो उतना हिस्सा जो गले से लेकर के पूरा वक्ष वाला भाग जो लेकर के रन करता है, जो पतली नलिका है, वो क्या है, ओएसोफेगस है यानी कि ग्रास नली है। क्लियर। अब उसके बाद ये ग्रास नली एक सबसे चौड़े थैले जैसे संरचना में खुलती है। वास्तव में ये स्टमक वो है, वास्तव में क्या है कि यही स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक। तो वो उस ओएसोफेगस जो है वो उसी चौड़े थैलेनुमा भाग में खुलती है, जिसका क्या नाम है, स्टमक या अमाशय कह सकते हैं। अब इसका फिगर हम लोग देखेंगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब क्या है कि ये स्टमक जो चौड़ा थैली वाला भाग है वो फिर से एक पतली सी नलिका में खुलता है। वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और ये छोटी आंत बाद में जाकर के बहुत ही कुंडलित, सबसे कुंडलित संरचना ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और अंत में जाकर के ये अपने से थोड़े से चौड़े नलिका में खुलती है, जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। और ये लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में घूम करके एक पूरा राउंड लेकर के एक छोटे से छिद्र से बाहर खुलती है, और उसी छोटे से छिद्र का क्या नाम है, एनस या गुदा द्वार है। तो एक ओपनिंग ये है एलिमेंट्री कैनाल की, और दूसरी ओपनिंग एनस है या गुदा द्वार है। क्लियर। अब अगला क्या है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियां क्या क्या है। तो मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे लार निकलते हैं। और उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं पचाने वाले भोजन को, वो अभी हम लोग पाचन में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो 3 जोड़ी क्या है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां हैं। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का हिंदी हो जाएगा जठर ग्रंथियां। ये क्या है, जठर ग्रंथियां। ये कहां पाई जाती हैं, तो अमाशय के अंदर। अमाशय यहां स्टमक जो लिखा है इसके अंदर, इसके आंतरिक दीवार में छोटी छोटी वो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से स्राव करती हैं, क्या क्या एंजाइम इससे निकलते हैं, क्या काम होते हैं, वो हम लोग पाचन में देखेंगे अभी, ठीक।
अगला है लीवर। लीवर कहाँ है? तो जो अमाशय है उसके थोड़ा सा ऊपर बाहर की ओर दाहिने साइड में पाया जाता है, जिसे यकृत कहते हैं। हिंदी इसका क्या है? यकृत है। तो ये तीसरी ग्रंथि हो गई। इससे क्या निकलते हैं अभी हम देखेंगे। चौथा हो गया पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय लिख लीजिएगा, हिंदी क्या है? अग्नाशय। ये कहां पाया जाता है? तो छोटी आंत जहां शुरू होती है वहां पे छोटी आंत एक कर्व सी के आकार के कर्व में ऐसे स्थित होती है या दिखाई देती है। उसी सी के आकार के कर्व में बाहर की तरफ ये लगे होते हैं, या कह सकते हैं छोटी आंत के एक साइड में ये स्थित होते हैं, पैंक्रियाज। और लास्ट जो है ग्रंथि वो क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या आंतरीय ग्रंथि। आंतरिक का मतलब है आंत में अंदर स्थित, आंतरिक का मतलब आंत से रिलेटेड है। तो छोटी आंत के आंतरिक दीवारों में ये पाए जाते हैं, अंदर की तरफ उभरे हुए होते हैं। ठीक ठीक वैसे ही जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ स्टमक के आंतरिक दीवारों में पाई जाती है, वैसे ही जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक दीवारों में अंदर की तरफ छोटी छोटी उभरी हुई होती हैं, वो क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। और इनसे क्या क्या निकलते हैं, कैसे ये पाचन करते हैं, वो हम लोग पाचन में देखेंगे। ठीक, तो ये रहा क्या? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब कहां स्थित होते हैं उसका एक फिगर आप लोग अभी ये फिगर में आप देख सकते हैं कि कहां पे क्या स्थित है। देखिए सबसे बाहर की तरफ दिखाया गया है कि मुख तथा मुख गुहा है, उसके बाद ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। एक तरफ आप देख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर दिख रहा होगा। ये सारी संरचनाएं उसमें आसानी से आप लोग देख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में है इसलिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया गया ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो अब पाचन कैसे होता है, किन किन दशाओं में होता है, वो हम लोग देखते हैं। अभी आपने मानव के आहार नाल की संरचना देखी, यानी कि पूरा पाचन तंत्र देखा आपने, जिसमें आहार नाल कहाँ है, पाचन ग्रंथियां कहाँ हैं, ये सब अभी आपने देखा। ठीक, तो अब ये जानिए कि जो पाचन होता है मानव में वो आहार नाल के प्रत्येक हिस्से में नहीं होता है। वो कहां कहां होता है? तो वो बस तीन ही जगह याद रखनी है आपको। पहला क्या है? माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में। दूसरी जगह क्या है? स्टमक यानी अमाशय। और तीसरी जगह क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। यही तीन जगह है एलिमेंट्री कैनाल में जहां जहां पे पाचन होता है। ठीक, तो वही यहां लिखा गया कि डाइजेशन इज इन माउथ कैविटी। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि माउथ कैविटी यानी मुख गुहा, जो ही भोजन को हम मुख गुहा में प्रवेश कराते हैं पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। और वो कहां तक होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक, यानी छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते पाचन खत्म हो गया रहता है। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि डाइजेशन इन माउथ कैविटी पहले देखना है, उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, उसके बाद स्टमक में होता है, और तीसरा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। ठीक, तो अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।